हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 9 रहेगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो सुमिलित हो रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसमें बताने का प्रयास करेंगे सभी। राधा कांत देव, पहला पॉइंट जो लिखा है उसमें देखिए, क्या ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे? आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को हुई और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? राधाकांत देव। और जब हम बात कर रहे होते हैं गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में, तो इनके सामने लिखा हुआ है मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तो क्या ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना नहीं की। तो फिर महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? मद्रास महाजन सभा के संस्थापक तो कोई और ही थे। उनका नाम क्या था? एम वीर राघवाचारी। एम वीर राघवाचारी ने मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। इनके साथी, इनके साथ और कौन कौन से थे उस समय जब इसकी स्थापना की गई? तो एक नाम आता है सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर, और साथ में ही इनके थे आनंद चार्लू। तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। और जब हम बात कर रहे होते हैं गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में, इन्होंने कुछ किया था क्या? आप कहेंगे जी हाँ, इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। है, तो इसमें से आपको थोड़ा सा ये कंफर्म कर लेना है, गलती नहीं करनी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचारी ने सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के साथ मिलकर की। ठीक है, ऐसे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और जब बात करते हैं गुजलू लक्ष्मी नरसू ने इस मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो आप लिख देना 1849। पहला पॉइंट जो था वो तो सही सुमिलित हो रहा था। दूसरा पॉइंट था ये सही सुमिलित नहीं हो रहा था। तीसरे की देख लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? तो नाम आता है आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। आनंद मोहन बोस। ठीक है जी, ऐसे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब सही सुमिलित जो थे वो कथन आपको टिक करना था, तो बता दीजिए कौन सा इसमें से टिक करेंगे तो ठीक रहेगा। पहला कथन सुमिलित हो रहा है, तीसरा कथन सुमिलित हो रहा है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना केवल 1 और 3, यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान, आपको पता है ना भारत में 4 चीनी यात्री मुख्यतः जो हम
जिसके बारे में बातें करते होते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। फाहियान वही है जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्सियन के नाम से जानते हैं, फैक्सियन। कहा जाता है कि यही फाहियान यानी कि फैक्सियन भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। और ये कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, बता दीजिए। बता दिया क्या किसी ने? तो ये बात है लगभग 399 ईस्वी के आसपास की, जब यहाँ पर गुप्त काल का शासनकाल चल रहा था, है ना। गुप्त वंश के राजा कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्हीं के शासनकाल के दौरान फाहियान ने भारत का दौरा किया 399 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि इस चीनी यात्री फाहियान का भारत में आने का मकसद जो था, वो था बुद्धिज्म से संबंधित जो ग्रंथ थे ना, उनको एकत्रित करना और वो जो ज्ञान है उसको अपनी भाषा में लिपिबद्ध करना, बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी हासिल की, बुद्धिज्म के बारे में और जानकारी हासिल करते हुए अपनी पूरी की पूरी जो यात्रा का वृतांत फाहियान ने लिखा, उसका नाम क्या है? बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी? फाहियान की, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा ही गया है। चलिए वैसे आपको बता देते हैं, चलो थोड़ा सा। चीनी यात्री चार जो हैं वो मुख्यतः माने जाते हैं ना, चार चीनी यात्री। वैसे जब इस क्वेश्चन को याद किया था उस समय ट्रिक से याद किया था, जैसे ऐसे फांसी हुई। तो फ से फाहियान भारत में कब आया? 399 ईस्वी में। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। सी से संयुग्न नाम का व्यक्ति आया, और ये कब की बात है? 518 ईस्वी के आसपास की बात है। फिर हम बात करते हैं हु से ह्वेनत्सांग। ह्वेनत्सांग कब आया था? ये बात है लगभग 630 के आसपास की। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश, या फिर जिस वंश को हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, उस वंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा था। उसी शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ह्वेनत्सांग ने यात्रा की भारत की। ई से इत्सिंग। ठीक है, और इत्सिंग कब आया? लगभग 7वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, इस प्रकार से ये जो चार चीनी यात्री भारत में आए, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया? कब किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित? बताइए जल्दी से बता दीजिए। देखो, जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1947 की बात है ये। तो ये बात है 5 जुलाई 1947 की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को पारित कर दिया था। लेकिन
इसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सिक्स्थ ने स्वीकृति दी। कब? 18 जुलाई को। तो फाइनली स्वीकृति इसे मिली 18 जुलाई को। इस अधिनियम के तहत 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए जाने थे, 2 स्वतंत्र डोमिनियन, और इनका नाम क्या रखा जाना था? एक का नाम भारत और एक का नाम पाकिस्तान। जब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, तो इस अधिनियम के पारित होते ही जो भारत के सम्राट की उपाधि थी उसका भी क्या है? अंत हो गया। भारत के सम्राट की उपाधि का अंत। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि बंगाल और पंजाब के 2-2 प्रांत बनाए जाएं। बंगाल इसके 2 प्रांत और पंजाब के भी 2 प्रांत। जैसे आपको पता है, पंजाब का एक हिस्सा अब पाकिस्तान में है और एक हिस्सा हमारे प्यारे भारत में। जो भारत में है पंजाब, उसे हम कहते हैं पूर्वी पंजाब, यानी कि वैसे इसे हम चढ़ता पंजाब भी कहते हैं। और ये जो रह गया पश्चिमी पंजाब, जो अभी किसके पास है? पाकिस्तान में। उसी प्रकार जो बंगाल की बात करते हैं, बंगाल जो है उसको भी 2 हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा जो पश्चिमी बंगाल है वो हमारे हिस्से में है, और उसके पूर्व का जो हिस्सा था वो बांग्लादेश के पास में है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तो किस प्रकार से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना। पश्चिमी बंगाल हमारे हिस्से में आया, उसे हम पश्चिमी बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो अगर दिशा की दृष्टि से देखें तो भारत के पूर्व में पड़ता है, फिर भी उसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। क्यों? है ना, पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बताई भी थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नृत्य और संबंधित राज्य, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ठीक रहेगा। जल्दी से, बड़ा आसान सा है, जल्दी से बता देंगे। गरबा, गरबा गुजरात से संबंधित है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। सत्रिया, ये असम का नृत्य है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। यक्षगान, ये कर्नाटक का है। आप कहेंगे जी हाँ, ये भी कर्नाटक का नृत्य है। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो सुमिलित हो रहे हैं, बिल्कुल राइट हैं। तो जिन्होंने इसमें डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेंगे। और भी हैं, जैसे हमारे नृत्य हैं, एक भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु। जब हम बात करते हैं कथकली के बारे में, कथकली ये कहाँ का है? ये है जी केरल का। और केरल से एक और भी है जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, केरल। ठीक है, एक ओडिसी, नाम से ही पता चल रहा है ये कहां से है, ओडिशा। कथक उत्तर प्रदेश, या फिर इसे हम उत्तरी भारत का भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और एक और बच जाता है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ का है, मणिपुर। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 9 9 हो गई ना। भारत के ये विभिन्न शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य मैंने आपको यहाँ पर बताए। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताने का प्रयास करेंगे।
भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कल्लारी पट्टू क्या है? कल्लारी पट्टू क्या है, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा बता दीजिए। चलो पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो कहेंगे जी नहीं, ये तो नहीं है। तो दूसरा देख लीजिए, यह कांसे व पित्तल के काम की एक प्राचीन शैली है जो भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। आप कहेंगे जी नहीं, ये कथन भी गलत है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्सों में जीवंत परंपरा है, ये भी सही नहीं है। तो बच कौन सा गया? आपका ऑप्शन बच गया फोर्थ। आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। कल्लारी पट्टू का मतलब क्या है? एक प्राचीन मार्शल कला जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ठीक है, कहा जाता है कि इस प्राचीन मार्शल कला की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई और 13वीं शताब्दी में मुख्यतः इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? केरल में, केरल। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये अपने आसपास के राज्यों में भी फैली और वर्तमान में ये तमिलनाडु में भी काफी प्रचलित है। कल्लारी शब्द आपने सुना होगा, ये तो कलारी पयट्टू है। कलारी शब्द अकेला यूज किया गया है कहां पर? जब आप संगम काल के दौरान लिखे गए साहित्यों को देखते हैं तो उन संगम साहित्य में आपको कल्लारी शब्द देखने को मिलता है और संगम साहित्य में कल्लारी का मतलब युद्ध से लिया गया है, अखाड़े से भी इसका मतलब लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कल्लारी पट्टू एक टेक्निक, ऐसी टेक्निक है जिसमें आसन का भी एक संयोजन आपको देखने को मिलेगा। एक परंपरा से दूसरी परंपरा में इन शैलियों में काफी भिन्नता आपको देखने को भी मिलेगी। कल्लारी पट्टू की उत्तरी भारत की शैलियां मुख्यतः हथियारों पर आधारित होती हैं। हालांकि द्वंद्व जो होते हैं ना, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, द्वंद्व युद्धों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये आपका यूपीएससी में पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक सूक्त है, ये कौन सी नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बता दीजिएगा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा व्यास और सतलुज, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे ऋषि विश्वामित्र के बारे में तो जानते हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने। ठीक है, अब इन नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो वर्तमान के नाम हुए। व्यास नदी को उस समय यानी कि ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। शत्रुज को उस समय सतुद्री के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अभी आपको समझा भी देते हैं। तो ये सिंधु नदी तंत्र है। जब आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे सिंधु नदी तंत्र तो ऐसा एक फोटो आपको देखने को मिलेगा, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। ये जो ब्लू कलर में नदी दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी है? ये है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और फिर अभी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ब्लैक कलर में यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी नदी है? ये है झेलम नदी। और झेलम नदी को प्राचीन समय में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था।
आपको युद्ध याद होगा, प्राचीन भारत में एक हुआ था वितस्ता नदी के किनारे युद्ध, जो किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। 326 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो वो इसी वितस्ता नदी के किनारे हुआ था। यूनानी दार्शनिकों ने इस युद्ध का नाम क्या दिया है? हाइडेस पीच का युद्ध। चलिए जी, ये पॉइंट हुआ झेलम नदी। झेलम नदी के बाद में ये देखिए रेड कलर में यहाँ पर जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसे क्या बोलते हैं? चेनाब। चेनाब नदी को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता था? अश्किनी के नाम से। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता एक स्थल है, जब पूछा जाता ना कि सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो आप नाम लेते हैं मांडा। और वो जो मांडा है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो इसी चेनाब नदी के किनारे है, जिसे प्राचीन समय में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर ग्रीन लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो ग्रीन लाइन मैंने वहां पर ड्रॉ की है, ये कौन सी नदी है? आपकी रावी नदी। रावी नदी को प्राचीन समय में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में आपको एक युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे हम कहते हैं दशराज युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये युद्ध जो है वो विस्तार से दिया गया है। तो वो जो युद्ध था दशराज युद्ध, वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। फिर जब बात करते हैं, अभी कौन से कलर की बात करें? चलो पिंक कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, ये जो नदी है ये कौन सी है? ये है आपकी सतलुज नदी। सतलुज। और सतलुज नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। शतुद्री। ठीक है, और इसी की एक सहायक नदी आपको दिखाई अगर दे रही हो तो ये देखिए। ठीक है, तो ये जो नदी है ये है आपकी व्यास नदी। और व्यास नदी को प्राचीन समय में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर देखिए जरा आराम से। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक सूक्त है, ये कौन सी नदियां हैं? तो ये जो दो नदियां कौन सी है? सतलुज नदी और व्यास नदी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। जैसे हम कहते हैं ना सिकंदर वापिस लौट गया था। सिकंदर वापिस क्यों लौटा? ये देखिए, ये जो व्यास नदी है ना, ये यहाँ पे देखो, इस नदी को वो पार नहीं कर पाया था, इसलिए वापिस चला गया। रास्ते में जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू की गई पार्टियां या फिर दल आपको चुनने हैं कि उन्होंने किसका, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा इसमें से। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे, पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो क्या इसकी स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी क्या? आप कहेंगे जी नहीं की थी। तो फिर इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये तो 1941 में हुई थी इसकी स्थापना, है ना? तो किसने की थी इसकी स्थापना, बता सकते हैं क्या आप? 1941 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? PWP के नाम से जानते हैं। ये एक मार्क्सवादी राजनीतिक दल है, मार्क्सवादी पॉलिटिकल पार्टी। इसकी स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं की। हाँ, तो इसकी स्थापना किसने की थी बता दीजिए जल्दी से। तो नाम आता है यहाँ पर 47 लिखना है, 41 नहीं है। पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। एक नाम आपको देखने को मिलेगा, वो महाराष्ट्र के थे, नाम है उनका केशवराव जेधे। केशवराज जेधे के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो महाराष्ट्र से बिलोंग किया करते थे।
इन्हीं के साथी थे, महाराष्ट्र से थे वो भी, शंकरराव मोरे। ठीक है, और इनके साथ कौन थे उस समय, तो मुंबई के भाऊ साहब राउत हुआ करते थे, भाऊ साहब राउत, उन्होंने, और एक नाम आता है नाना पाटिल, जो कि सतारा रियासत के थे, सतारा। ठीक है, सोलापुर के तुलसीदास जाधव हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिर इसकी स्थापना की थी, पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया 1947 में, महाराष्ट्र में। और इस पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इसको। अब दूसरा कथन देखने का प्रयास करेंगे, ये तो हो गया गलत, यानी कि सही नहीं है। दूसरा देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी क्या? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, ये कथन ठीक है, सही है ये बात, बाबा साहब ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन की। तो कब की बात है ये बात है 1942 की, 1942 में स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा की और बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था ना, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर कैसे किया जाए ना, तो उन्होंने बहुत भरसक प्रयास भी किए। उसी का परिणाम है कि हम एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। कब की थी उन्होंने? तो 15 अगस्त 1936 को बाबा साहब अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और मजदूर वर्ग के जो भी हित थे, उन हितों की रक्षा के लिए ये कदम उन्होंने उठाया। हिंदुओं और अछूतों में एक सामाजिक असमानता थी, है ना, तो उस असमानता को दूर करते हुए समानता के सिद्धांत का प्रचार उन्होंने किया। इसी वजह से समाज समता संघ की स्थापना भी उन्होंने की। तो ये पॉइंट आपको याद भी रखने हैं। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 1924 का। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और 1927 इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा के 3 साल बाद उन्होंने एक मराठी में पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। मराठी में पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, और उस मराठी में जो प्रकाशित होती थी वो पत्रिका, उसका नाम क्या रखा? नाम रखा उसका बहिष्कृत भारत। याद रह जाएगा, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उसकी स्थापना के 3 साल बाद बहिष्कृत भारत से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया मराठी भाषा में। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पटाभी सीतारामैया को हराया था? तो जल्दी से बता देंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे पहले जो हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। अगले साल 1939 में त्रिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा, इस बात को लेकर इलेक्शन हुए और सुभाष चंद्र बोस वहां पर इलेक्शन में खड़े हो गए। इनके विपक्ष में पटाभी सीतारामैया जो थे वो खड़े हुए। महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया और दोनों फिर क्या है, आमने सामने थे। उस समय
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे, यानी कि उन्होंने जिस व्यक्ति को खड़ा किया, जाहिर सी बात है कि शायद वो जीत जाते, लेकिन उस समय महात्मा गांधी की इतनी लायकी के बावजूद भी कौन जीता? सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जीत गए, और महात्मा गांधी के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया जो हैं वो हार गए। हालांकि कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की काफी रिस्पेक्ट किया करते थे, और फिर वो यहाँ से चले गए इस्तीफा देकर, और आगे जाकर उन्होंने क्या किया भाई, में क्या किया, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन से ईयर में की थी बता दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कमेंट में लिख देना। और जब हम बात करते हैं पटाभी सीतारामैया के बारे में, पटाभी सीतारामैया एक अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने एक रचना लिखी है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा रचित है? पटाभी सीतारामैया। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जब 26 जनवरी आई तो अगला साल आ चुका था, यानी कि 1930, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। और जब संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान तैयार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, तो वो लागू भी तो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हमने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसी 26 जनवरी को सम्मान देंगे और आने वाली 26 जनवरी को संविधान को लागू करेंगे। तो जब 26 जनवरी आई तो 1950 आ चुका था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, और इसी के साथ जो है वो गवर्नर जनरल का पद जो चला आ रहा था वो समाप्त कर दिया गया, और हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।